हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 का पार्ट ए पे हम लोग हैं, पार्ट ए की बात कर रहे थे और पार्ट ए में हमारे ऑलरेडी 4 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, जो आज की जो क्लास होगी वो 5 क्लास होगी। इसके बाद हमारा पार्ट ए पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं, शैक्षिक शोध का अर्थ पढ़ चुके हैं कि अर्थ क्या होता है, इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप क्या होते हैं, मीनिंग उसका क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं चरण, साइंटिफिक मेथड, मीनिंग एंड इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण ये भी हम पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, गवेषात्मक, व्याख्यात्मक एवं वर्णनात्मक। ठीक है, तो ये हम रिसर्च पढ़ चुके हैं। और एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण, भविष्य कथन ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आज हमको जो बात करनी है, हमको बात करनी है कि शैक्षिक शोध के प्रति उपागम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ठीक है, तो शैक्षिक शोध के उपागम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो हमारा आपको दिया हुआ है कि मात्रात्मक शोध एवं गुणात्मक शोध। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षिक शोध के प्रति उपागम कौन कौन से उपागम होते हैं। ठीक है, उपागम, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम। तो इसमें दिया हुआ है आपका पहला गुणात्मक शोध, दूसरा दिया हुआ है मात्रात्मक शोध। ये आपके सिलेबस में 2 प्रकार के उपागम दिए हुए हैं कि शैक्षिक शोध के प्रति उपागम कौन कौन से होते हैं, गुणात्मक शोध एवं मात्रात्मक। ठीक है, तो 2 प्रकार के उपागम होते हैं कि गुणात्मक होता है एवं मात्रात्मक होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है कि जहाँ पर देखिए गुणात्मक शोध क्या होता है या गुणात्मक उपागम क्या होता है। उपागम का मतलब है दृष्टिकोण। ठीक है, हम जैसे कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम उसका समाधान करते हैं तो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि चर भी 2 प्रकार के होते हैं, आपका गुणात्मक चर होता है और मात्रात्मक चर होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एवं इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसमें मतलब किसी भी चीज़ को हम मात्रा को माप सकते हैं, इसमें किसको, गुण को मापते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति के गुण की एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं गुणात्मक एवं इसको कहते हैं मात्रात्मक। तो ये उपागम है कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं कोई भी रिसर्च। ठीक है, यदि हम जब रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम से रिलेटेड तथ्यों को एकत्र करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई शैक्षिक समस्या है, तो जब हम उसके तथ्य, उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करेंगे या कोई आंकड़े करेंगे, उन्हीं को तो आंकड़े कहते हैं। जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे तथ्य होते हैं या कोई सूचनाएं होती हैं, उन्हीं को तो हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जब हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो या तो वो गुणात्मक रूप में होंगे या वो मात्रात्मक रूप में होंगे। ठीक है, यदि हम कहें कि इस मार्कर का वेट कितना है, इसकी हम मात्रा को क्या एक बार में बता सकते हैं, तो वेट कितना है तो आप लिख देंगे 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम लिख देंगे, तो ये क्या हुआ, इसकी मात्रा। ठीक है, मात्रा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये मार्कर कैसा है, ठीक है, तो यदि आप ये मार्कर कैसा है तो आप इसमें इसके गुणों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसमें गुणों की व्याख्या करेंगे। ऐसे किसी भी चीज़ में होती है, यदि कोई भी चीज़ हम मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, तो उसकी यदि हम मात्रा को पूछेंगे तो आप एक एग्जिट बता देंगे, तराजू पे रखेंगे और तौल के एक एग्जिट बता देंगे कि इतनी है, और वो मात्रा आप कहीं पर भी तौलेंगे तो समान आएगी। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, यदि हम आपसे पूछें तो किसी के स्वभाव का, इसमें क्या होता है कि हमारे स्वयं के विचार होते हैं। ठीक है, या हम किसी से कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी से कोई नॉलेज ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमको गुणात्मक रूप से, ठीक है, गुणात्मक रूप से जब हम डाटा का कलेक्शन करते हैं या गुणात्मक रूप से इसमें किसी व्यक्ति के विचार आ जाएंगे, किसी के स्वभाव का वर्णन आ जाएगा, ठीक है, एटीट्यूड आ जाएगा, तो इसमें गुणात्मक शोध के अंतर्गत तो हम कह सकते हैं कि जो ये गुणात्मक शोध होता है या गुणात्मक अप्रोच होती है, ये कैसी होती है, ये कम शुद्ध होती है। ठीक है, इसमें जो विश्वसनीयता का गुण होता है, जो वैलिडिटी का गुण होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है, और ये जो होता है ये पूर्ण रूप से कैसी होती है, शुद्ध होती है। ठीक है, और इसलिए क्यों होती है, क्योंकि
मैं आपसे पूछूं कि इस मार्कर का वेट कितना है, तो मैं आपसे पूछूं या 10 लोगों से पूछूं, वो 50 ग्राम ही बताएंगे क्योंकि वो तराजू में रखेंगे और उनको 50 ग्राम ही बताएंगे। लेकिन यदि मैं 10 लोगों से पूछूं कि ये मार्कर कैसा है, तो उनकी बताने में अलग अलग परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के दृष्टिकोण आते हैं। ठीक है, हमारे दृष्टिकोण इस मार्कर के प्रति कैसे हैं, तो उसके हिसाब से बताएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो 10 लोगों से पूछूं तो 10 लोगों अपने दृष्टिकोण से बताएंगे, तो उनके सब में अंतर होगा। यदि मैं पूछूं, यदि आप मुझसे पूछें कि मैडम आपके पास कितने स्टूडेंट हैं जो आपसे पढ़ते हैं, तो मैं आप उनकी मात्रा बता दूंगी, उनको काउंट कर दूंगी। यहाँ पे वही चीज़ें आती हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी मात्रा को हम माप सकते हैं, उसको कहते हैं क्वान्टिटेटिव, उसकी क्वान्टिटी कितनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम किसी के गुणों का, स्वभाव का एवं विचारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, विचारों का, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक शोध कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी, तो इसको मात्रात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक शोध में जो हम तर्क लगाते हैं कैसा, निगमनात्मक तर्क लगाते हैं, और इसमें कैसा, आगमनात्मक और निगमनात्मक आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो होता है जनरल टू स्पेशल, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। और ये कहता हो, ऐसा कहता हो स्पेशल टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट को, किसी भी परीक्षण को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को जब तक हम सांख्यिकी प्रविधियों के द्वारा उसको नहीं शुद्ध कर सकते, उसको नहीं माप सकते, तो उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक शोध। इसमें सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें सांख्यिकीय विधि होती है, इसीलिए ये कैसा होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है, सांख्यिकीय विधि। इसमें हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें सांख्यिकीय विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की ओर होता है, तो आप लोग अभी तक ये चीज़ें जानते होंगे। लेकिन इसको हम शोध में कैसे पढ़ते हैं, जैसे सामान्य से विशेष की ओर बहुत लोग कहते हैं सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है, जटिल की ओर। लेकिन यहाँ पे हम इसको रिसर्च में ले रहे हैं, तो हम कैसे लेंगे कि यहाँ पर जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो निष्कर्ष उससे निकल के आए वो कैसे हों, सभी के ऊपर सामान्यीकरण हम उनको कर सकें, जनरलाइजेशन कर सकें। ठीक है, जो निष्कर्ष हमारे निकल कर आए तो वो उनका हम जनरलाइजेशन कर सकें, मतलब कि जो बात मेरे लिए सत्य है वो आप सभी के लिए भी सही होगी, और जो बात आप सभी के लिए सही है वो बात मेरे लिए भी सही होगी, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ को मानता है और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हम किसी भी रिसर्च को पूरा करते हैं। बगैर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम किसी भी रिसर्च को पूरा नहीं करते हैं, चाहे वो गुणात्मक शोध में हो, चाहे वो मात्रात्मक शोध में हो। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जैसे सामान्य बात क्या है, ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं इस मार्कर का यूज करती हूँ, ठीक है, मैं इस मार्कर का यूज करती हूँ, तो ये बात कैसी हुई, ये विशेष बात हुई। ठीक है, ये कैसी बात हुई, ये विशेष बात हुई कि मैं इस मार्कर का यूज करती हूँ। लेकिन बाद में मैं आपसे कहूँ कि सभी लोग इस मार्कर का यूज करते हैं, तो ये बात कैसी हुई, ये बात सामान्य हुई, जनरल बात हुई। ठीक है, तो सामान्य बात हुई ना, तो इसीलिए ये कहते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेशल, कि मैं आपसे कहूँ कि सभी लोग भोजन करते हैं, ठीक है, सभी लोग खाना खाते हैं, तो ये बात कैसी हुई, ये आपकी जनरल बात हुई। कैसी हुई, सामान्य बात हुई। और सामान्य से जब हम विशेष की ओर चलते हैं, ठीक है, सभी लोग खाना खाते हैं, तो जब हम इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है कि स्पेशल बात हमने क्या कह दी, कि इसलिए राम खाना
खाता है या मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। सामान्य बात हुई सभी लोग खाना खाते हैं, जो बात सभी लोग, जो काम सभी लोग करते हैं और जो भी बात, जो भी तथ्य सभी लोगों के ऊपर लागू होती है, वो बात कैसी होती है, जनरल होती है, सामान्य बात होती है, ठीक है। और रिसर्च को हमको इसी तरीके से पढ़ना है। इसमें जो हमको स्पेशल टू जनरल या जनरल टू स्पेशल पढ़ना है, सरल से जटिल की ओर पढ़ना है, तो यहाँ पे हमको मैथ में हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं कि सरल से। और यदि हमको किसी को टेबल सिखाना है तो पहले हम उसको 2 भी सिखाएंगे फिर 3 की, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। हर चीज़ को हमको अलग अलग लेके समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी रिसर्च करते हैं वो सामान्य से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका हम जनरलाइजेशन कर सकें, ठीक है, सामान्यीकरण कर सकें, तभी वो हमारी रिसर्च कैसी होती है, सही होती है। तो हम यहाँ पे सामान्य से विशेष की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग खाना खाते हैं, ये कैसा होता है, हमारा निगमनात्मक तर्क होता है। तो ये आपकी सामान्य बात हुई। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो ये विशेष बात क्या हुई कि राम खाना खाता है, तो ये आपकी विशेष हुई, ठीक है। इसीलिए राम खाना खाता है, या मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ। लेकिन यदि मैं कहूँ कि राम खाना खाता है, ठीक है, तो ये विशेष बात हुई, राम खाना खाता है इसीलिए सभी लोग खाना खाते हैं, ठीक है। स्पेशल बात यहाँ पे क्या हुई कि राम खाना खाता है, तो ये विशेष बात हुई कि राम खाना खाता है, तो ये विशेष बात हुई। इसीलिए इसके आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि राम खाना खाता है इसीलिए सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं। तो आगमनात्मक विधि क्या कहती है आपकी, आगमनात्मक तर्क क्या कहता है, आगमनात्मक थिंकिंग क्या कहती है आपकी, सामान्य से विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, स्पेशल टू जनरल। तो इसको स्पेशल टू जनरल और इसको क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेशल, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की मात्रात्मक रूप से नहीं माप सकते हैं, केवल गुणों के आधार पर, किसी के स्वभाव के आधार पर। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब स्वयं अपने विचार होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे स्वयं के विचार होते हैं। यहाँ पे हम अपने किसी के गुणों का अध्ययन करते हैं, किसी के स्वभाव का अध्ययन करते हैं, विचारों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए ये शोध कैसा होता है, हमारा गुणात्मक शोध होता है। लेकिन जहाँ पर हम सांख्यिकी प्रविधि का यूज कर सकें, क्वांटिटी के रूप में हम किसी भी चीज़ को, डाटा को आंक सकें, तो उसको क्या कहते हैं, मात्रात्मक शोध कहते हैं। इसीलिए ये जो शोध होता है ये विषयनिष्ठ होता है, विषयनिष्ठ होता है, ठीक है, विषयनिष्ठ होता है। और ये कैसा होता है आपका, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो वस्तुनिष्ठ शोध वैज्ञानिक शोध की स्पेशल विशेषता होती है। हमने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ शोध आपका क्या होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। वस्तुनिष्ठता का गुण रिसर्च में होना जरूरी होता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का गुण है वस्तुनिष्ठता। और वस्तुनिष्ठता क्या होता है, हमने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ पद्धति का जिस भी हम शोध में यूज करते हैं वस्तुनिष्ठ तरीके से, ठीक है, ये एक तरीका है, तभी हमारी शोध कैसी होगी, बिल्कुल से शुद्ध होगी। और जब ये जो शोध रिसर्च होती है मात्रात्मक और जो शोध होता है, इसमें पूर्ण रूप से शुद्धता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं होती है। इससे जो आंकड़े आते हैं हम उनका जनरलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो मात्रात्मक रूप में आते हैं। तो वो यदि ये मानकर मेरा इतने ग्राम का है तो मैं तौलूं या आप तौलें, बराबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनका सामान्यीकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बात बता रही हूँ हो सकता है दूसरे लोगों के लिए वो लागू ना हो। मैं इस मार्कर को अच्छा कह रही हूँ, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति होगा इस मार्कर को बुरा भी कह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो गुण होते हैं जनरलाइजेशन का गुण नहीं होता और इसमें जनरलाइजेशन का गुण होता है। तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ बता रही थी कि वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि जब भी कोई शोधकर्ता, कोई भी रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर कौन होता है, जो शोध करने वाला व्यक्ति जो शोध कर रहा है, अपनी समस्या से संबंधित रिसर्च कर रहा है। जब भी कोई शोधकर्ता किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है तो वास्तविक परिस्थितियों में, ठीक है, वास्तविकता के साथ, प्योर शुद्धता के साथ
प्योर शुद्ध आंकड़े इकट्ठे करता है और वहाँ पर उसकी रिसर्च में उसकी मनोवृत्तियों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ना ही उसकी मनोवृत्तियों का इफेक्ट पड़ता है और ना ही वहाँ पर कोई भी यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिससे उसकी रिसर्च में कोई कमी आ सकती है तो उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। मनोवृत्तियों से मतलब है, मान लीजिए मैं किसी से झगड़ के आई हूँ या किसी से लड़ाई करके आई हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझको फीवर है, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लास लूँ तो आपकी क्लास पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको कितना भी बेटर तरीके से समझाऊँ, लेकिन मैं अंदर से उतना अच्छे से नहीं आपको कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझको वीकनेस हो रही है, या मैं किसी से झगड़ा करके आई हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिख रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या होता है, दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता वही होती है कि केवल जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, केवल उसी चीज़ को सोचें और उसी चीज़ के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। यहाँ पर ना तो शोधकर्ता की मनोवृत्तियों का इफेक्ट पड़ता है, ना ही किसी और चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, केवल शुद्ध प्योर रिसर्च होता है, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठता होती है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणात्मक शोध होता है, इसमें हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो कैसे करते हैं, डीप स्टडी के माध्यम से, ठीक है, गहन साक्षात्कार के माध्यम से। मान लीजिए कोई घटना घट रही है तो उसका हम सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, उसको सर्वेक्षण के माध्यम से किसी से पूछ लेंगे तो वो जो बात हमको बताएगा, हो सकता उसको वास्तविकता की जानकारी ना हो कि वो घटना क्यों घटी। तो केवल इसमें क्या करते हैं, हम डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मात्रात्मक रूप से कोई भी हमारे पास डाटा नहीं हो सकता है। तो जो गुणात्मक रिसर्च होता है वो गुणात्मक आंकड़ों के आधार पर होता है, गुणात्मक आंकड़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके जो रिजल्ट आ सकते हैं वो कैसे होते हैं कि हो सकता थोड़ा सा उनमें अंतर हो, स्पेशली इनको हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमने आपको बताया मनुष्य के विचार आ जाएंगे, स्वभाव आ जाएगा, उसकी अभिवृत्तियाँ आ जाएंगी। मान लीजिए मेरे प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी है, ठीक है, या किसी का दृष्टिकोण कैसा है, तो इसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और गुणात्मक शोध में जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं वो डिपेंड किस पर करता है कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो कितने सही हैं, ठीक है, कितने सही है। जब हम आंकड़े, मान लीजिए कोई घटना घटी है या हम किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं या किसी को या कहीं हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वो आंकड़े हम कैसे इकट्ठे कर रहे हैं, किसी से पूछताछ के माध्यम से। यहाँ पे जो हम आंकड़े इकट्ठे कैसे करते हैं, किसी से पूछताछ के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से ही तो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जब हम गुणों के रूप में स्वभाव, तो वो व्यक्ति कि जैसा स्वभाव होगा उसके माध्यम से वो हमको जानकारी दे देगा। तो यहाँ पर जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो गुणात्मक आंकड़ों के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। गुणात्मक आंकड़ों के माध्यम से जो रिजल्ट आता है तो वो डिपेंड किस पर करता है कि जो रिसर्चर के ऊपर, ठीक है, कि जो रिसर्चर है वो कितने अच्छे से आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, कितने शुद्ध आंकड़े इकट्ठे कर रहा है। कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ऐसा तो नहीं है जो हमने किसी से पूछा है उस व्यक्ति को कोई जानकारी ही ना हो और हमने उस व्यक्ति से पूछ लिया और उसी के हिसाब से हमने अपनी रिसर्च कर ली। तो इस पे कि शोधकर्ता कितना सही है, इसमें किसकी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। जो शोधकर्ता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जो आंकड़े वो इकट्ठे कर रहा है वो वास्तविकता में सही होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, शोधकर्ता कितने शुद्ध आंकड़े, ठीक है, शुद्ध आंकड़ों पर डिपेंड कर रहा है। मैं जिससे जानकारी ले रही हूँ, पता चले उसको कोई जानकारी ही नहीं थी, उसने उस घटना को देखा ही नहीं था, उस प्रॉब्लम के बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या वो हमको सही बताएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जो हमने आंकड़ों का कलेक्शन किया है वो कितना सही है। लेकिन मात्रात्मक शोध में क्या होता है कि जो रिजल्ट डिपेंड करता है किस पर करता है, मेजरमेंट पर। जो हमने मेज़रमेंट किया है वो कितना शुद्ध है। तो जब मेज़रमेंट पर डिपेंड करेगा तो मेज़रमेंट तो हमेशा सही होता ही होता है, तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। इस पर मात्रात्मक शोध डिपेंड करता है कि जो हमने आंकड़े किए हैं वो कितने शुद्ध हैं, ठीक है। जब हमने इसको तौला, ये 50 ग्राम निकला तो ये सही है वास्तविकता में, तो ये शुद्ध होगा, ये इसका वेट जितना होगा तराजू में उतना ही बताएगा। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो मात्रात्मक शोध में होता है रिजल्ट डिपेंड करता है आपके किस पर, आंकड़े कितने शुद्ध हैं, मेज़रमेंट कितना सही है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो पूछताछ पर, जो हमने पूछी है, किसी से चर्चा की है, वो कितनी सही है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे हम किसी के गुणों के माध्यम से रिसर्च करते हैं, गुणों के आधार पर जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं, और मात्रात्मक शोध में क्या करते हैं, मेजरमेंट के आधार पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर गुणात्मक शोध में क्या होता है, गुणात्मक शोध में पूछताछ के माध्यम से किसी की मौखिक बातों को मान लिया जाता है। किसी जो पिक्चर से रिलेटेड कोई तथ्य है, कोई फोटो है, फोटो को देखकर हम उसको सिलेक्शन कर उसको अपने रिसर्च में ले लेंगे। आंकड़े, कोई तथ्य जो हमको मिल जाते हैं किसी के बताए द्वारा, तो इनके आधार पर हम रिसर्च करते हैं। लेकिन मात्रात्मक शोध में केवल उन्हीं तथ्यों को लेते हैं जिनको हम माप सकें एवं उसका वैल्यूएशन, मूल्यांकन भी कर सकें, जो आंकड़े मापन योग्य हों एवं मूल्यांकन के योग्य हों, ऐसे आंकड़ों को ही हम इसमें रिसर्च लेते हैं। तो जो सीधा सा कह सकते हैं कि मात्रात्मक शोध में वही होता है कि हम उसकी क्वांटिटी बता सकें, इसलिए ये ज़्यादा शुद्ध होता है, इसमें सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग होता है। और गुणात्मक शोध में क्या होता है, हम किसी के विचारों को, अभिव्यक्तियों को करते हैं, और ये जो होता है इसमें सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं होता गुणात्मक शोध में। तो ये जो इसका जो रिजल्ट होता है वो उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि मात्रात्मक शोध का होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन सी रिसर्च आएगी और मात्रात्मक शोध के अंतर्गत कौन सी रिसर्च हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका मात्रात्मक शोध होता है इसको परिमाणात्मक शोध भी कहते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक शोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक आप याद कर लीजिएगा इसको, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। मात्रात्मक शोध को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, परिमाणात्मक शोध भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी रिसर्च हम कर सकते हैं, जिसमें गणितीय प्रविधि का प्रयोग होगा, उनमें हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक शोध के अंतर्गत रखेंगे। जिनको हम गुणों के आधार पर रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण के आधार पर, या डीप स्टडी, केस स्टडी होंगे, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके गुणात्मक शोध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो आपका मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आएंगे वो कौन से आएंगे, प्रयोगात्मक शोध, जिनको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, जिनमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। ठीक है, निर्माणात्मक थिंकिंग होनी चाहिए। जिन शोधों में ये गुण होंगे वो किसी कैटेगरी में आएंगे, आपके मात्रात्मक शोध के अंतर्गत। जिनका रिजल्ट कैसा होगा, एकदम से प्योर होगा, शुद्ध होगा, और उनको भविष्य में हम क्या जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं, उनकी सत्यता को जांच भी सकते हैं। वो जो प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, आपकी मात्रात्मक शोध की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे शोध, सर्वे रिसर्च, कार्योत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, सर्वे शोध, सर्वे रिसर्च, विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कार्योत्तर, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। पांचवा, सहसंबंधात्मक शोध, शोध, कोरिलेशन रिसर्च। ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च। छठवां है आपका कारणीय तुलनात्मक शोध। ये सभी इसलिए बता रही हूँ मैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से रिसर्च मात्रात्मक शोध हैं और कौन से रिसर्च गुणात्मक शोध हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि कौन सा शोध मात्रात्मक शोध है या कौन सा शोध गुणात्मक शोध है। ठीक है, कारणीय तुलनात्मक शोध इसलिए बता रहे हैं, कारणीय तुलनात्मक शोध,
कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि कोई भी घटना घटती है तो विज्ञान क्या कहता है, कारण है तो प्रभाव होगा। जो इफेक्ट होता है वो किससे डिपेंड करता है, जो भी इफेक्ट हुआ, कोई भी घटना हुई तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ये कारण एवं प्रभाव को मानता है। वैज्ञानिक पद्धति में हमने आपको पढ़ाया था कि जो मात्रात्मक शोध के अंदर जो शोध होती है, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, ये कारण और प्रभाव को मानती है। किसी में भी हम प्रभाव ला सकते हैं कारण के माध्यम से, ठीक है। यदि कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कोई प्रॉब्लम यदि खड़ी हुई हमारे सामने तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और उसको हम उसके इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। कार्य कारण प्रभाव का संबंध जो हमने किसमें पढ़ा था, महात्मा बुद्ध के उसमें पढ़ा था कि दुख है तो दुख का कारण है। यदि दुख है तो उसका कारण जरूर होगा, यदि दुख नहीं है तो कारण भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, ठीक है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। अर्ध प्रयोगात्मक शोध, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये शोध आपको पढ़ने नहीं है, आपकी रिसर्च में नहीं है, पहले थे ही, लेकिन अब ये जो रिसर्च हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको इनका नाम याद रखना है कि इसके अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। आपको इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, जो आपके डिटेल जो आपके सिलेबस में होगा मैं उनको पढ़ा दूँगी, ठीक है। अर्ध प्रयोगात्मक शोध, अर्ध प्रयोगात्मक शोध, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिख रहा है। तो ये किस में आ जाएंगे, आपकी मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और गुणात्मक शोध में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके केस स्टडी आ जाएगा, ठीक है। केस स्टडी, हिस्टोरिकल शोध, ऐतिहासिक शोध। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ की मात्रा का वो नहीं कर सकते और यहाँ पे हम जो भी आंकड़े सिलेक्ट करेंगे ऐतिहासिक शोध में कैसे होंगे, किसी से पूछ के या किताबों से, साहित्य से, मतलब कि उनकी मात्रा को नहीं बता सकते, केवल गुणों की हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति इकाई अध्ययन, केस स्टडी, हिस्टोरिकल शोध, ठीक है। हिस्टोरिकल शोध, व्यक्ति इकाई अध्ययन, केस स्टडी। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी मात्रा को थोड़ी आंकेंगे, उसके स्वभाव, उसके विचार, उसकी प्रॉब्लम को ही आंकेंगे। केस स्टडी, केस स्टडी, ठीक है। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रिसर्च। और फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, इसको भी फेनोमेनोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च आपकी गुणात्मक शोध के अंतर्गत आ जाएंगी और ये रिसर्च आपकी मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये रिसर्च आपको पूरी नहीं पढ़नी है, केवल इतनी ही पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका मात्रात्मक शोध एवं गुणात्मक शोध हो गया। इसके बाद है आपका शैक्षिक शोध में अभिकल्प, ठीक है। शैक्षिक शोध में अभिकल्प, इसमें आपका वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक। डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च की कौन कौन सी डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। ये 3 रिसर्च इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं 3 रिसर्च को, गवेषात्मक रिसर्च पढ़ चुके हैं, व्याख्यात्मक रिसर्च पढ़ चुके हैं और वर्णनात्मक रिसर्च पढ़ चुके हैं। और आप कौन कौन सी रिसर्च, मौलिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एवं क्रियात्मक रिसर्च, एक्शन रिसर्च पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध हम आपको ऊपर भी पढ़ा चुके हैं पहले, और प्रयोगात्मक एवं ऐतिहासिक, ठीक है। तो ये 3 रिसर्च आपको पढ़नी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई सभी लोगों को। तो सबसे पहले हमारी रिसर्च में दिया हुआ है सिलेबस में वर्णनात्मक शोध, ठीक है। वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च,
वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक शोध। फिर दिया हुआ है प्रयोगात्मक शोध, प्रयोगात्मक रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक शोध। इसके बाद ऐतिहासिक शोध, ऐतिहासिक शोध, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, और हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले वर्णनात्मक शोध में क्या होता है। वर्णनात्मक शोध में हम आपको बता चुके हैं कि क्या है का वर्णन होता है, प्रेजेंट की चीज़ों का वर्णन होता है, वर्तमान स्थिति क्या होती है इसका वर्णन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्णनात्मक रिसर्च आपको पढ़ना है। वर्णनात्मक रिसर्च में क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये क्या है की बात करता है, मैंने बोला आपको ये किसकी बात करता है, क्या है, वर्तमान से रिलेटेड है, ठीक है, वर्तमान से रिलेटेड। जब किसी भी समस्या से संबंधित, ठीक है, जब किसी भी समस्या से संबंधित प्रत्येक पहलू का, ठीक है, हमको अध्ययन करना होता है, प्रत्येक पहलू का वर्णन करना होता है, तो वर्णनात्मक रिसर्च होती है। हमको प्रत्येक पहलू से रिलेटेड, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके हम प्रत्येक पहलू के बारे में रिसर्च करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे, सूचनाएं इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे इस रिसर्च का जो मतलब होता है, कोई भी सिद्धांत या नियम या तथ्य का प्रतिपादन करना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ना तो यहाँ पे हम कोई नया सिद्धांत बनाते हैं, ना ही कोई नया नियम बनाते हैं, ना ही किसी नए तथ्य को बनाते हैं, ठीक है, नई खोज नहीं करते हैं, ठीक है, नया रिसर्च नहीं करते हैं, केवल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके प्रत्येक पहलू को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो एक्सीडेंट हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, मतलब कि कोई नियम नहीं बनाएंगे, कोई तथ्य नहीं बोलेंगे। एक्सीडेंट हुआ तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये घटना क्या है, एक्सीडेंट हुआ तो इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें वर्तमान में क्या है प्रॉब्लम, ठीक है, उससे लेके हम आगे क्या भविष्य में ऐसी योजना बनाएंगे कि वो घटना ना घटे, ठीक है, जो प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए मान लीजिए, और इसमें वर्तमान समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे पढ़ाने में कोई डाटा की कमी हो, इसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में ना आ रहा हो, या मैं ये जो मेरे पास मार्कर है ये ऐसा है कि ये लिख सही से नहीं रहा है, तो केवल मैं यहाँ पे इन चीज़ों को दूर करती हूँ और बता सकती हूँ कि मैडम का मार्कर अच्छा नहीं है। डिस्क्राइब, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको हम केवल डिस्क्राइब करते हैं और उससे रिलेटेड जो सूचनाएँ होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी समस्या के प्रत्येक पहलू का वर्णन करते हैं तो ये क्या होता है कि वर्णनात्मक रिसर्च होता है। इसमें हमने बताया कि क्या है की बात करता है, ठीक है। और जो सैम्पलिंग होती है ये संभाव्यता के आधार पर होती है, संभाव्यता के आधार पर होती है। यहाँ पे जो जनसंख्या होती है पूरी जनसंख्या पर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। संभाव्यता के आधार पर कैसे होगी कि सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी एवं नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम किसी को भी ले सकते हैं अपनी मनमर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सभी, यदि हम सैम्पलिंग लेंगे तो जो इस रिसर्च में हम सभी को, किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, सभी व्यक्तियों की चुने जाने की संभावना बराबर होती है, ठीक है। इसमें सांख्यिकीय प्रविधियों का यूज भी होता है, गणितीय प्रविधियों का यूज होता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी सांख्यिकीय प्रविधि का यूज कर सकते हैं। इसमें गुणात्मक रूप से भी होता है और संख्यात्मक रूप से भी होता है, ठीक है, दोनों तरीके से होता है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक। मतलब यदि हमको गणितीय विधि का यूज करना है तो गणितीय विधि का यूज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो हम गुणों के माध्यम से भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, गणितीय सूत्रों को भी वर्णन कर सकते हैं और शाब्दिक तरीके से भी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मुख्य रूप से यही होता है क्या है की बात करता है, और प्रेजेंट में जो हमारी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड प्रत्येक पहलू को देखता है, प्रत्येक पहलू को डिस्क्राइब करता है,
ठीक है। और यहाँ पे हम डीप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? डीप स्टडी करते हैं। इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। क्या नहीं करते? एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं? डीप स्टडी। डीप स्टडी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? कोई नया सिद्धांत बनेगा, कोई नया प्रयोग होगा, नई खोज होगी। लेकिन यहाँ पर हम नई खोज तो करते ही नहीं हैं, केवल डीप स्टडी करते हैं। डीप स्टडी के माध्यम से प्रत्येक पहलू, प्रत्येक तथ्य को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, प्रत्येक पहलू का वर्णन करते हैं और उनके माध्यम से सूचनाओं को या डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक बार में बोल देंगे मार्कर है, मतलब कि केवल मार्कर है, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे कि ये मार्कर क्यों है और कैसे है। जब हम क्या की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होता, आप एक बार में बता देंगे मार्कर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये मार्कर कैसे है, तो आप इसको प्रयोग करके देखेंगे और ये देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या चीज़। जब प्रयोग करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। इसको पूरा खोल के रख देंगे, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, फिर आप उसको एक करेंगे कि हाँ ये इस चीज़ से मिलकर बना है और ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो कैसे है की बात करता है, क्यों है की बात करता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप एक बार में कह देंगे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल हम चीज़ को और डिस्क्राइब करने के लिए यदि मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप इसको क्या डिस्क्राइब करेंगे? आप केवल यही कहेंगे ये मार्कर है और इस पर लिखा जा सकता है, बस। इससे ज़्यादा क्या डिस्क्राइब करेंगे? थोड़ी बताएंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसमें ये फंडी लगी हुई है या इसके पीछे कुछ और है, ये नहीं बताएंगे। केवल ये बताएंगे कि ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है और इस पर लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम कहते हैं कि केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का संबंध, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें हम एक डेफिनेशन आपको लिख के दे दें तो आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, ठीक है, वेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, ठीक है, क्या है? वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन, क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है, ठीक है, विश्लेषण करता है। और क्या करता है? परिस्थितियां, अभ्यास, विचारधारा, अभिवृत्तियां, प्रक्रियाएं, अनुभव, अथवा नई दिशाएं, ठीक है। इनका संबंध किससे होता है? नई दिशाएं। सबका संबंध वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है। नई दिशाएं, इन सबका संबंध वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है, ठीक है।
इन सबका संबंध किससे होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है की बात करता है। तो इसमें आपकी क्या परिस्थितियाँ आ जाएंगी। परिस्थितियाँ कैसी हैं? ठीक है, अभ्यास कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, मेरा अभ्यास कैसा है, ठीक है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, विचारधारा, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा को क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। मतलब कि इसमें डिस्क्राइब, यहाँ भी हमको किसी भी चीज़ से लेकर नया सिद्धांत नहीं बनाना है। तो इनसे रिलेटेड क्या हम कोई नए सिद्धांत बनाएंगे? अभिवृत्तियों को लेकर हम क्या सिद्धांत बनाएंगे? किसी की अभिवृत्ति, सबकी अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, विचारधारा से लेकर हम क्या सिद्धांत बनाएंगे? क्या नए तत्व को बनाएंगे या क्या कोई नया नियम प्रतिपादित करेंगे? विचारधाराएँ सबकी अलग अलग होती हैं। तो केवल जहाँ पर हम इस तरीके की इन तरीके की चीज़ों को वर्णन करते हैं या किसी के अनुभव हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए मेरा अनुभव कुछ और है, दूसरे व्यक्ति का कुछ और होता है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस अभी कम है और जो टीचर और हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप इनको केवल वर्णन कर सकते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड कोई सूचना या कोई तथ्य केवल उनको सूचना दे सकते हैं कि मैडम के पास एक्सपीरियंस कम है या वो टीचर हैं तो वो ज़्यादा बेटर पढ़ाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आप इसको क्या केवल डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई नया सिद्धांत नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अनुभव अथवा कोई नई दिशा, ठीक है, सबका संबंध किससे होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये सिद्धांत वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। यहाँ पर जो भी हम करते हैं कि प्रेजेंट में वर्तमान की स्थिति क्या है, परिस्थिति कैसी है, उनका स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, उनका स्पष्टीकरण करते हैं और उनके माध्यम से कोई यदि उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होती है तो वर्तमान में हम भविष्य के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं? नियोजन भी करते हैं और वर्तमान की प्रॉब्लम से भविष्य में सहायता भी करते हैं। ठीक है, अपने आप को परिवर्तित करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और मानव के व्यवहार के संबंध में कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसका संबंध इसी से होता है। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं प्रयोगात्मक रिसर्च। ठीक है, प्रयोगात्मक रिसर्च क्या होता है? प्रयोगात्मक रिसर्च बात करता है, ये बात करता है क्या है कि, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक रिसर्च पर प्रयोगात्मक रिसर्च बात करता है क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रयोगात्मक रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो माना जाता है सबसे शुद्ध रिसर्च माना जाता है, सबसे अच्छा रिसर्च माना जाता है। ठीक है, यदि हम किसी का नाम लेंगे कि सबसे अच्छा रिसर्च जो माना जाता है वो कौन सा होता है, तो हम कहेंगे प्रयोगात्मक रिसर्च सबसे अच्छा रिसर्च माना जाता है। ठीक है, इसी से ये क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धति। इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस शोध को प्रयोगशाला में शोधकर्ता करता है। ठीक है, शोधकर्ता कहाँ करता है? प्रयोगशाला में करता है। और यहाँ पे वो प्रयोगशाला में जब रिसर्चर किसी शोध को करता है, प्रयोगात्मक शोध को करता है, तो उसके हाथ में सभी चीज़ें होती हैं। उसमें वो परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर सकता है, उसका नियंत्रण चरों पर भी होता है। तो सभी चीज़ों को, उस चरों को नियंत्रण भी करके देखता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सभी चीज़ों पर प्रयोगकर्ता का या शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। इसीलिए ये जो ये रिसर्च होती है ये सबसे अच्छी रिसर्च मानी जाती है। ठीक है, इसमें कहा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोग करता, ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं एक इसके अनुसार है, कर्लिंगर के अनुसार। ठीक है, कर्लिंगर के अनुसार नहीं, ए.के. सिंह के अनुसार। ठीक है, ए.के. सिंह, ए.के. सिंह के अनुसार। ठीक है, आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद में समझा दूंगी आपको। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है,
प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। अभी चर जब आप अपने अगले पार्ट बी में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चर क्या होता है, लेकिन स्वतंत्र चर क्या होता है कि स्वतंत्र चर हम आपको बताएंगे वो होता है कि जिसमें जो शोध करता है रिसर्च क्या होता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, वो घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है कि उसका जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। एक चीज़ और लिख लीजिए, एक डेफिनेशन और लिख लीजिए जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध किसको कहा जाता है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। और प्रयोगात्मक शोध किसको कहा जाता है, प्रयोगात्मक शोध ऐसे शोध को कहा जाता है जिसमें, ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक ऐसे ही लिख लीजिए, जिसमें प्रयोगकर्ता या रिसर्चर क्या करता है, शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चर स्वतंत्र चरों में परिवर्तन लाकर और उस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। किस पर देखता है, आश्रित चर पर देखता है। ठीक है, देखता है। ऐसा करने पर प्रयोगकर्ता विश्वास के साथ कह सकता है कि उस परिवर्तन की वजह से स्वतंत्र चरों में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिए, जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो ऐसे शोध को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, परिस्थिति कैसी होती है, नियंत्रित। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम प्रयोगशाला में कोई रिसर्च करेंगे और ये जो शोध होते हैं वो प्रयोगशाला में किए जाते हैं या प्रयोगात्मक, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी हम उनको प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, सामान्य ही आएगा, उसके रिजल्ट का हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन लाकर और उस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। ठीक है, और ये ए.के. सिंह के अनुसार जो डेफिनेशन बताई हमने, प्रयोगकर्ता शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। यदि अभी आप लोगों को स्वतंत्र चर और आश्रित चर पता नहीं है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ और आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टीचर और छात्र का एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं क्लियर कर दे रही हूँ, इसके बाद आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र टीचर क्या है, स्वतंत्र चर है, छात्र क्या है, आश्रित चर है। ठीक है, आश्रित चर है। यदि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके ऊपर। तो ये चीज़ें प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मैं आपको बुरा पढ़ाऊँ तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं ना कि स्वतंत्र चरों में परिवर्तन लाकर उस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जा सकता है। तो यदि मैं आपको स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर दूं कि मैं आपको अच्छा ना पढ़ाऊं तो इस पर आपका प्रभाव देखा जा सकता है, आप बुरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, जिसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, आश्रित चर। और चर क्या होता है, चर की एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, आगे चर के बारे में भी बात करेंगे। अभी आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो चर पर ही आएगा। ठीक है, चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि चर क्या होते हैं कि जिसको हम मात्रात्मक रूप में या गुणात्मक रूप में माप सकें। ठीक है, या उनके सहसंबंधों को बता सकें। अब छात्र और टीचर आपस में कनेक्टेड हैं तो
इनके संबंधों को हम बता सकें, ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध है। यदि टीचर छात्र को नहीं पढ़ाएगा तो छात्र कैसे पढ़ पाएगा? तो ये दोनों लोग संबंध है, लेकिन डिपेंड कौन है इसके ऊपर? छात्र डिपेंड है, तो ये कैसा हुआ? ये डिपेंडेंट आश्रित चर हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और टीचर क्या है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो छात्र का प्रभाव थोड़ी टीचर पर पड़ेगा, टीचर का ही प्रभाव पड़ेगा छात्र के ऊपर। तो जो चर होते हैं, चर ऐसे यहाँ पे नहीं, कुछ भी चर हो सकता है, ठीक है। चर हर वो चीज़ वस्तु चर हो सकती है जिसको हम गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। बुद्धि चर हो सकती है, हमारा समय चर हो सकता है, ये जो लाइट है ये चर हो सकता है, ये बोर्ड है ये चर हो सकता है, जिसको हम गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से माप सकें, ठीक है। तो उसी को चर कहते हैं। आगे हम उसकी डिटेल से व्याख्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो प्रयोगात्मक शोध में वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुआ? स्वतंत्र चर, मेरा पढ़ाना स्वतंत्र चर हुआ। अब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैं बच्चे को क्या दे दूँ? मैं कहूँ कि मैं आपको टॉफ़ी दूँगी, तो मैंने दो समूह बनाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं आपको चॉकलेट दूँगी, आप पढ़ाई करिए। तो जब मैंने चॉकलेट दी तो उसने पढ़ाई की, ठीक है, तो उसकी पढ़ाई उसने जल्दी सीख लिया चीज़ों को। यहाँ पर मैंने चॉकलेट दी और चीज़ों को क्या उसने जल्दी सीख लिया, ठीक है। मैं अपने बच्चे से कहूँ तुम होमवर्क कर लो जल्दी से, मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगी, तो क्या होगा? बच्चा मैं जल्दी होमवर्क कर लेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे 2 चॉकलेट मिल रही। तो ये चॉकलेट क्या हो गई? ये चॉकलेट ही स्वतंत्र चर हो गई। अब दूसरी इसमें ग्रुप में क्या किया? इसमें हमने समूह में दूसरे दिन मान लो दूसरे दिन मैंने अपने बच्चे को कहा होमवर्क करो जल्दी, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉकलेट नहीं दी, तो यहाँ पर मैंने अपने स्वतंत्र चर को हटा दिया, ठीक है। तो उसने होमवर्क क्या किया? नहीं किया, या किया तो बहुत देर से किया, पूरे दिन में किया, ठीक है, जल्दी से नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया? जल्दी से कर लिया, क्यों? किस वजह से? चॉकलेट की वजह से। तो ये चॉकलेट स्वतंत्र चर हो गई। तो यहाँ पे चरों को हम गिन नहीं सकते कि चर कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से नाप सकें तो वही स्वतंत्र चर है, जिसका प्रभाव हम दूसरे के ऊपर देखते हैं, ठीक है, उसी को हम चर कहते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि प्रयोगकर्ता शोध, प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट को क्या दिया? मतलब चॉकलेट जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे ने क्या कर लिया? होमवर्क जल्दी कर लिया, लेकिन उसके प्रभाव को देखा, जल्दी कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या? चॉकलेट नहीं दी, तो इसने क्या किया? होमवर्क जल्दी नहीं किया। तो हम इसके प्रभाव का अध्ययन किया, ठीक है। और यही प्रयोगात्मक शोध में होता है कि जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो स्वतंत्र चर को घटाकर या बढ़ाकर करते हैं। या दूसरे दिन हमने इसको 1 चॉकलेट दी, तो इसने वो किया, अपना होमवर्क किया, लेकिन देर से किया, और अगले दिन हमने इसको कह दिया हम 4 चॉकलेट देंगे आपको, तो हम इसकी मात्रा को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो उसने और जल्दी कर लिया। यही चीज़ यहाँ पे कि प्रयोगात्मक नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन लाकर उस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर दिखता है, ठीक है। हमने परिवर्तन क्या किया कि कल हमने 2 चॉकलेट दी थी और इसके बाद हमने उसको 4 चॉकलेट दी, तो परिवर्तन किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब ये जो लाइट जल रही है, ठीक है, लाइट जल रही है, तो ये लाइट थोड़ा मैं धीमी कर दूँ या कोई छोटी लाइट जला दूँ, तो आपको चीज़ें सही से नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, सही से नहीं दिखाई देंगी। या मैं इसकी जो विजुअलिटी है, इसका जो कैमरे की विजुअलिटी है उसको कम कर दूँ, तो चीज़ें सही से नहीं दिखाई देंगी। तो ये जो लाइट हुई या जो विजुअलिटी हुआ, यही हमारा क्या हुआ? चर हुआ। इसी को हम चर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जिसको हम माप सकते हैं गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से, या हम उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र चर, ये जो प्रयोगात्मक चर होता है, इसमें कहते हैं कि हम जो जोड़ तोड़ कर सकें। तो ऐसा कौन सा शोध होता है जिसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं? तो प्रयोगात्मक शोध, इसमें क्या होता है? जोड़ तोड़, ठीक है, जोड़ तोड़ हम इसमें कर सकते हैं। जोड़ तोड़ संभव होता है। तो हम लाइट की मात्रा को घटा देंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, या कम दिखाई देगा। और यही यदि आपको चीज़ें अभी भी कम दिखाई दे रही हैं, हम इससे बड़ी लाइट दिखा दें, तो आपके सीखने पर या आपके देखने पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपकी समझ में आई। प्रयोगात्मक शोध क्या होता है कि
के प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन लाकर उस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। ठीक है। और सभी विज्ञानों का आदर्श जो शोध होता है वो कौन सा होता है? प्रयोगात्मक शोध होता है। ठीक है। जो आदर्श शोध होता है वो प्रयोगात्मक शोध ही होता है। ठीक है। और इसमें शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र चरों को परिचालित करता है, उसका प्रभाव देख सकता है। यहाँ पर शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार चरों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है और उसका प्रभाव आश्रित चर पर देख सकता है। ठीक है। उसका प्रभाव किस पर? आश्रित चर पर देख सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई, प्रयोगात्मक शोध समझ में आ गया कि क्या होता है। और एक चीज़ इसमें और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि और इसकी जो मूल अवधारणा होती है वो क्या होती है, मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है। वो लिखते हैं कि यदि जो प्रयोगात्मक शोध की मूल अवधारणा है, ठीक है, यदि दो परिस्थितियां, ठीक है, यदि दो परिस्थितियां, ठीक है, यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टिकोण से समान है, सभी दृष्टिकोण से समान है, ठीक है, यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टिकोण से समान है तथा उनमें से किसी एक परिस्थिति में, तथा ये चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तथा उनमें से, ये समझने के लिए सही है, देखिए समझ में चीज़ें आ जाएं, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए कि आखिर है क्या ये चीज़। ठीक है। तो उनमें से किसी एक परिस्थिति में, उनमें से किसी एक परिस्थिति में, ठीक है, उनमें से किसी एक परिस्थिति में कोई तत्व जोड़ा जाए, कोई तत्व, ये तत्व वही है स्वतंत्र चर। ठीक है। कोई तत्व जोड़ा या घटाया जाए, ठीक है, कोई तत्व जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है, तो क्या होता है? तो परिस्थिति में आने वाला अंतर, तो परिस्थिति में आने वाला अंतर कैसा होता है? उसी तत्व के जोड़ने या घटाने के कारण ही होगा। तो परिस्थिति में आने वाला अंतर उसी तत्व के जोड़ने या घटाने के कारण आता है। ठीक है। घटाने के कारण आता है। ठीक है। यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टिकोण से समान हैं, उनमें से किसी एक परिस्थिति में कोई तत्व जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है। तत्व कौन सा होता है? स्वतंत्र चर। ठीक है। जो जोड़ा या घटाया जाता है, परिस्थिति में आने वाला अंतर उसी तत्व के जोड़ने या घटाने के कारण आता है। ये प्रयोगात्मक शोध में देखा जाता है कि हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसमें कोई तत्व जोड़ रहे हैं, तो ये देखते हैं कि उसका जो इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है। और यदि उस तत्व को घटा देंगे या हटा देंगे तो भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो समूह बनाए हमने, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया था, ये दूसरा, दो समूह बनाए। इस समूह में हमने घोषणा कर दी कि यदि आपको पुरस्कार दिया जाएगा सीखने के लिए, ठीक है, आपको सीखने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी। ठीक है। किसके लिए? पुरस्कार। ठीक है। पुरस्कार की घोषणा कर, इसमें हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। क्या किया? पुरस्कार के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो लोग जल्दी सीख लेंगे उनको क्या होगा? पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार क्या हुआ? एक तत्व हुआ। ठीक है। पुरस्कार इसमें क्या हुआ? एक तत्व हुआ और पुरस्कार स्वतंत्र चर भी हुआ। तो हमने देखा कि इन बच्चों ने जल्दी सीख लिया और इन बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग सीखा, जैसा वो सीख सकते थे। तो यदि हम देखेंगे
इन बच्चों की जिसमें हमने पुरस्कार नहीं दिया है, उन बच्चों की अपेक्षा यदि ये बच्चे जल्दी सीख लेंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, जल्दी होती है। तो हम कह सकते हैं ना पुरस्कार की प्रक्रिया सीखने से कैसी होती है, जल्दी होती है। ठीक है, तो ये जो अंतर आएगा किसके कारण आएगा, परिस्थितियां समान है, दो समूह समान है, जितने बच्चे इसमें, जितने बच्चे इस समूह में, सिखाना हमको इनको भी है, सिखाना हमको इनको भी है, लेकिन यहाँ पर हम पुरस्कार कह रहे हैं ना कि किसी तत्व को जोड़ा या घटाया जाए, तो परिस्थिति में आने वाला अंतर उसी तत्व के कारण होता है। यहाँ पे जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो केवल पुरस्कार के कारण। और अगली बार जब हम यहाँ जैसे हमने इनको पुरस्कार नहीं दिया तो इनके सीखने की प्रक्रिया कैसी है, उतनी अच्छी नहीं है। जब ये हमने रिजल्ट में देखा, ये प्रयोग किया, ये दो समूह समान रूप से लिए, इनको पुरस्कार देने की घोषणा की कि जो लोग जल्दी सीख लेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये बच्चे जल्दी सीख लिया, इन्होंने अपना काम जल्दी पूरा कर लिया, तो हम कह सकते हैं ना जो ये अंतर आया ये किसके कारण आया, केवल उसी तत्व के कारण, पुरस्कार के कारण। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो इसकी मूल अवधारणा होती है, प्रयोगात्मक शोध की मूल अवधारणा क्या होती है। केवल यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो चरों के, जो आश्रित चर पर तो ये सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव किस पर, ये जो आश्रित चर हुआ, जो जल्दी नहीं सीखा ये आश्रित चर हुआ, लेकिन ये पुरस्कार क्या हुआ, एक तत्व हुआ और ये स्वतंत्र चर। इसकी हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं, नहीं देंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो प्रयोगात्मक शोध उसको कहा जाता है कि जिसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। यहाँ पे हम स्वतंत्र चर के प्रभाव को आश्रित चर पर देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि टीचर क्या आपको सिखा रहा है, टीचर अपने आप में कमी करता, टीचर क्या आपको अच्छी नॉलेज ना दे तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो प्रयोगात्मक शोध होता है इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए डेफिनेशन को। ठीक है, हमने इसमें बताया था क्या होगा की बात करता है, क्या होगा मतलब कि यदि हम किसी भी तत्व को इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, इसमें किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सेप्ट करता है। इसमें चरों पर नियंत्रण होता है, इसकी पहली विशेषता, चरों पर नियंत्रण होता है। चरों पर नियंत्रण होता है, जो हमने पुरस्कार दिया उस पर हमारा नियंत्रण है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है, स्वतंत्र चर का परिचालन, चरों का परिचालन, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र चरों का परिचालन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए पुरस्कार में हमने जो स्वतंत्र चर है जिसमें जोड़ तोड़ किया है, इसी को क्या कहते हैं, परिचालन कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ कर सकता है, तो इसी को क्या कहते हैं, परिचालन कहते हैं। और चरों में, स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण भी होता है उसका। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण होता है उसका कि कब उसको देना है और कब नहीं देना है। और यहाँ पर परिचालन का मतलब है कि कितना उसको देना है, ठीक है, और कब देना है, इसके ऊपर उसका अधिकार होता है। ठीक है, आश्रित चर पर मापन, आश्रित चर पर मापन, जो प्रभाव इसका पड़ेगा, जो सीखना, पुरस्कार देने से जो सीखा बच्चों ने वही तो आश्रित चर हुआ। जो आप लोग सीख रहे हैं आप ही तो आश्रित चर है। ठीक है, तो इसका आप मापन कर सकते हैं कि कितना सीखा और कितना इफेक्ट पड़ा। ठीक है, पुरस्कार देने से कितना प्रभाव पड़ा, तो इसको आप माप सकते हैं। या पुरस्कार नहीं देने से जिन बच्चों को हमने पुरस्कार नहीं दिया उन्होंने कितना सीखा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, कारण तथा परिणाम संबंध। ठीक है, कारण तथा परिणाम में संबंध होता है, कारण तथा परिणाम में संबंध होता है। ये
दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित चर के बीच में और स्वतंत्र चर के बीच में कारण तथा परिणाम के बाद संबंध होता है। ठीक है, सीखना आपका क्या है, आश्रित चर। आपने सीखा तो क्या सीखा, ये आश्रित चर हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्र चर की वजह, स्वतंत्र चर का और आश्रित चर का संबंध होता है। जब आपने पुरस्कार दिया तो बच्चों ने जल्दी सीखा, तो इसका कारण क्या है, तो उसके परिणाम में अंतर आया ना, कि दो समूह आपने बनाए थे, एक में आपने पुरस्कार नहीं दिया था, तो उसका जो परिणाम आया था उसमें क्या आया था, उन्होंने बच्चों ने जल्दी नहीं सीखा था। और जो दूसरा समूह बनाया था उसमें आपने पुरस्कार दिया था तो बच्चों ने तेजी से सीख लिया था। तो कारण उसका क्या था, पुरस्कार। तो कारण और परिणाम में संबंध होता है। ठीक है, तो हम इसको माप सकते हैं, जो हमने पुरस्कार दिया वो कारण है और उसकी वजह से बच्चों ने तेजी से सीख लिया, ये उनका जल्दी से सीख लिया, ये परिणाम आया। इसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये विशेषताएं हैं इसकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे, इसको जो स्वतंत्र चर होता है उसके बारे में पता होता है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में पता है इसको। ठीक है, क्योंकि इसको ज्ञात है, पुरस्कार के बारे में पता होता है क्योंकि स्वतंत्र चर वो दे रहा है। लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा, आश्रित चर। ठीक है, बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा, केवल इसको आश्रित चर का या प्रभाव का पता लगाना होता है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्वतंत्र चर के बारे में इसको पता होता है लेकिन आश्रित चर के बारे में इसको कोई पता नहीं होता है। ठीक है, तो आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको देखता है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, इसमें पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन की व्यवस्था, जो रेप्लिकेशन की विशेषता पाई जाती है पुनरावृत्ति की। कोई भी रिसर्च हम यहाँ करेंगे, यदि हम जितनी बार भी करेंगे तो उसका परिणाम कैसा आएगा, एक सा आएगा। ठीक है, बार बार यदि हम इसको दोहराएं भी तो इसकी विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। ठीक है, विश्वसनीय है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शोधकर्ता होता है उसका परिस्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, वो जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रिसर्च कर सकता है। इसी वजह से इसके परिणाम की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम पुरस्कार देंगे तो उसके प्रभाव जल्दी सीखेगा, तो इसको यदि हम दोबारा भी वो करेंगे तो उसकी क्या होगी, उसको हम जांच सकते हैं परिस्थितियों को, क्योंकि हमको नियंत्रित करना है। ऐसा तो है नहीं हम दो समूह दोबारा से ले लेंगे और वहाँ पर भी हम सेम वही कंडीशन करेंगे तो जो इफेक्ट होगा वो एक सा होगा। ठीक है, तो प्रयोगात्मक आपको समझ में आ गया कि इस पर शोधकर्ता का पूर्ण रूप से चरों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, लेकिन एक इसकी जो विशेषता होती है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे मानव की जो समस्याएं होती हैं इनका प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो मानवीय समस्याएं होती हैं इनका प्रयोगात्मक अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानवीय परिस्थितियों का जो चर होती है उन पर नियंत्रण नहीं होता। हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि सभी पर हमारा नियंत्रण होगा। यहाँ पे तो हम स्वतंत्र चर पर तो हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन आश्रित चर पर हमारा नियंत्रण थोड़ी होता है। तो मानवीय परिस्थितियों में सभी चर ऐसे होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी जो हमारी, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या में सभी में चर होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चर उसको कहते हैं जो हमारे संबंध को बताता है। ठीक है, जिसमें हम संबंध को ज्ञात करते हैं कि किसमें क्या संबंध है। जब संबंध को ज्ञात करता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि सभी चरों को क्या कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उनको माप नहीं सकते, माप तो सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते। सभी चरों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। जो आपके फंडामेंटल रिसर्च हैं, अप्लाइड रिसर्च हैं, एक्शन रिसर्च हैं, ये आपके प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, इसमें क्या क्या होनी चाहिए, विशेषताएं हमने आपको बता दी कि क्या क्या होती हैं, और इसकी विधि, इसमें कौन कौन सी विधियों को हम कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, वेरिफिकेबिलिटी होती है, सत्यापन क्षमता होती है, निश्चयता होती है। ठीक है, डिफाइंड टेंडेंस होती है, भविष्य कथन की प्रेडिक्टिविटी होती है, जो भी वैज्ञानिक विशेषताएं हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का होना, सत्यापन क्षमता, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी होती है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसकी किसी भी
मनोवृत्तियों का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वास्तविक परिस्थितियों में रिसर्च की जाती है, ठीक है। सत्यापन क्षमता, सत्य चीज़ों को वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम इसका, ठीक है, सत्यापन कर सकते हैं। निश्चितता मतलब निश्चय होती हैं चीज़ें, ठीक है। भविष्य कथन की क्षमता, जो रिजल्ट आएगा भविष्य कथन की क्षमता हम इससे होती है कि मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आया कि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, हमेशा जब भविष्य कथन कर सकते हैं उससे मिलती जुलती चीज़ों का। आगे जब हम कहीं पढ़ाने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तो हम इनको क्या दे दें, पुरस्कार दे दें, तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो भविष्य कथन की क्षमता भी होती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि कारण एवं प्रभाव संबंधों को ज्ञात किया जाता है कि कारण है और उनका इफेक्ट क्या पड़ा है। कारण क्या था, पुरस्कार था, और प्रभाव क्या पड़ा, जल्दी सीख लिया बच्चों ने। तो यहाँ पर कारण और प्रभाव के संबंधों को ज्ञात करना होता है। प्रयोगात्मक विधि का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कारण और प्रभाव के संबंधों को हमको ज्ञात करना होता है तथा चरों के प्रभाव को देखा जाता है कि चरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रयोगात्मक शोध हो गया। आगे आपका पड़ा हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक क्या था। यहाँ पे हम जो बात करते हैं अतीत के बारे में बात करते हैं, अतीत की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्राचीन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं अतीत से ऐतिहासिक प्राचीन घटनाओं से बात करते हैं। और प्राचीन घटनाओं को हम कैसे, प्राचीन घटनाओं से हम किस तरीके से अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं, और प्राचीन की घटनाओं से हम अपने आने वाली समस्याओं को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है ऐतिहासिक रिसर्च, ठीक है। ऐतिहासिक रिसर्च का जो संबंध होता है हमारे अतीत से होता है, प्राचीन टाइम से होता है, एशियन टाइम से होता है। वर्तमान समय में ऐतिहासिक शोध का तात्पर्य ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं से होता है, ठीक है। ऐतिहासिक शोध का संबंध अतीत से होता है। इस प्रकार के शोध में अतीत की घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्राचीन टाइम में कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी रिसर्च है, मान लीजिए उनकी कोई जो महल है या किला है, कोई खदानें होती हैं, ठीक है, या कोई मान लीजिए महात्मा बुद्ध थे या महात्मा गांधी थे, ठीक है, इन पर हमको अध्ययन करना है। तो इनका जो हिस्टोरिकल, ठीक है, इनकी से जो अतीत से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं एवं तथ्यों के बारे में जो हम रिसर्च करते हैं वो कैसी होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च। प्राचीन चीज़ों के बारे में, अतीत की चीज़ों के बारे में जो भी हम रिसर्च करते हैं उनको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं वो देखते हैं कि भूत के आधार पर भविष्य के लिए सतर्क रहना तथा भूत के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करना, कि भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क रहना। मतलब कि कोई भी यदि घटना घट रही है तो उसका कुछ ना कुछ जो बैकग्राउंड, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि उसके बैकग्राउंड को चेक करो, ठीक है, उसका प्राचीन चीज़ों से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है, ठीक है। तो कोई घटना घट रही है या किसी के व्यवहार में किसी के व्यवहार में हम कोई परिवर्तन देख रहे हैं तो हम कहते हैं उसका कुछ पहले का वो रहा होगा, इसीलिए उसके व्यवहार में चेंज है। तो मतलब प्राचीन चीज़ों की अतीत से लेना देना, ठीक है। तो भूत के आधार पर यहाँ हम वर्तमान को समझते हैं और अपने भविष्य के बारे में सतर्क रहते हैं। ये लाइन इसमें लिखी है, भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क रहना, ठीक है। अब प्राचीन टाइम में कोई घटना घट रही है, ठीक है, इसको ऐतिहासिक शोध को अप्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं, ठीक है, अप्रयोगात्मक शोध, क्योंकि यहाँ पे हम केवल तथ्यों को, डाटा को संकलित कर सकते हैं, डाटा को ले सकते हैं, लेकिन उनको प्रयोग नहीं कर सकते,
क्योंकि वास्तविक परिस्थितियाँ तो है नहीं। हम यहाँ पे जो डाटा का संकलन करते हैं या तो किताबों में कुछ लिखा हुआ मिल जाता है उनसे करते हैं, क्योंकि प्राचीन टाइम में कोई घटना घटी मान लीजिए या उससे रिलेटेड कोई हमको व्यक्ति मिल गया तो उससे हमने पूछ लिया, लेकिन हम तो उस टाइम पे थे नहीं, तो इसमें जो सच्चाई होती है वो नहीं होती है। तो इसलिए और इसको हम क्या जनरलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, प्रयोग ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम तथ्यों के आधार पर प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम कोई भी या कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों पर रिसर्च होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल चीज़ों पर मान लीजिए कहीं हमको कोई ढांचा मिलता है, अवशेष मिलता है, ठीक है, या कोई पुरानी चीज़ें मिलती हैं, कहीं खुदाई होती है तो हमको राजा महाराजाओं के अवशेष मिलते हैं, या कोई पुरानी चीज़ मिलती है कि ये महाराजाओं के ज़माने का है, या उनका कुछ भी कोई उनके अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, ठीक है, उनके हथियार मिलते हैं, तो हम उनको देखकर क्या एक अंदाज़ा लगा लेते हैं भूत के बारे में, कि भूत के आधार पर हम वर्तमान को समझते हैं और वर्तमान भविष्य के लिए सतर्क रहते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि मतलब जो हमको चीज़ें अवशेष मिलते हैं तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी रही होगी, तो हम उन पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि पहले क्या था कैसा था, तो हम उन पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए हमको महात्मा बुद्ध के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में हमको रिसर्च करनी है, तो क्या हम महात्मा बुद्ध को के बारे में रिसर्च करेंगे तो हम उनसे संबंधित किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी किताबें उनके बारे में लिखी होंगी तो उनसे संबंधित हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे। और महात्मा बुद्ध तो हमको मिलेंगे नहीं कि हम उस टाइम पे थे, तो उनसे जो व्यक्ति मिले होंगे या उनके कोई पूर्वज होंगे या मतलब इस तरीके के व्यक्ति जिनको वाकई महात्मा बुद्ध के बारे में कोई अच्छी नॉलेज हो, उनसे जाकर मिलेंगे या किताबों से उनकी रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो उनके आधार पर हम कहेंगे कि महात्मा बुद्ध ऐसे रहे होंगे और एक निष्कर्ष निकाल लेंगे कि महात्मा बुद्ध ऐसे ऐसे थे। तो मतलब प्राचीन समस्याओं को समझना जो और प्राचीन अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना और वर्तमान भविष्य के लिए सतर्क रहना। मान लीजिए जो परीक्षा पद्धति थी, अब हमको एजुकेशन में समझना है, ठीक है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली थी, ठीक है, तो पहले कैसी थी, गुरुकुल में होती थी, ठीक है, तो उसके बारे में उसको हम जब देखते हैं समझते हैं तो वर्तमान में समझते हैं कि वर्तमान में हम क्या करेंगे और आगे पहले चीज़ें ऐसी होती थी तो वर्तमान में हम किस तरीके की कर सकते हैं और भविष्य में चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है, भविष्य में चीज़ें कैसी हो सकती हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब हम बीते हुए गुजरे हुए चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, जो चीज़ें बीत गई हैं, जो चीज़ें प्राचीन हो गई हैं, अतीत की चीज़ों पर जब हम रिसर्च करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रिसर्च कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं, ठीक है, जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं तो उनको हम भूत के आधार पर समझते हैं। कैसे? क्योंकि मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं तो उनकी जो उत्पत्ति हुई, फ़ोन बना तो किन परिस्थितियों में बना, उसका जो निर्माण हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी जब वैज्ञानिकों ने फ़ोन का यूज किया। मान लीजिए पहले जो लोग भोजन खाते थे, आज हम लोग भोजन पका के खा रहे हैं, वर्तमान में खा रहे हैं, तो पहले हम प्राचीन लोग जो भोजन पकाकर नहीं खाते थे या पकाकर खाना उन्होंने शुरू किया तो किन परिस्थितियों में शुरू किया। तो धीरे धीरे जो हमारी चीज़ों का विकास हुआ वो कहीं ना कहीं प्राचीन चीज़ों से ही जुड़ के हुआ होता है। तभी हम जैसे आज के वर्तमान को समझते हैं और आज वर्तमान में हम ऐसा कर रहे हैं तो कहते हैं भविष्य में हम क्या होने की संभावना है, ठीक है। जो चीज़ें जो सिद्धांत हैं जो आज हम व्यवहार में यूज कर रहे हैं तो उनका जो निर्माण हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ और आगे वो भविष्य में उनका जो हम यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, जो चीज़ें अतीत से संबंधित होती हैं, प्राचीन घटनाओं पर जब हम रिसर्च करते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, घट चुकी हैं, लेकिन उनमें क्या वैज्ञानिक तरीका यूज करते हैं, ठीक है। घटनाएं तो घट गई हैं, उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। वैज्ञानिक तरीके से हम केवल अपने ज्ञान के लिए सत्य की खोज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ज्ञान के आधार पर सत्य की खोज करते हैं और वैज्ञानिक विधि से, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से सत्य की खोज, ठीक है, सत्य की खोज करते हैं। इसमें ज्ञान में वृद्धि के लिए, सत्य की खोज ज्ञान में वृद्धि के लिए।
ज्ञान में वृद्धि के लिए। यदि कोई घटना घटी तो वास्तविक क्या थी, उसकी जो सच्चाई क्या थी। मान लीजिए घटना घटी, हमारे सामने तो घटी नहीं, तो वैज्ञानिक विधि द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि वो घटना घटी आखिर, तो उसकी वास्तविक परिस्थितियाँ क्या थी, वास्तव में उसकी सच्चाई क्या थी। तो इसको जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो कैसे करते हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा। तो इसमें केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और प्राचीन घटनाओं को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भूत के आधार पर हम वर्तमान को समझते हैं और भविष्य के लिए सतर्क रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम सिद्धांतों का यूज कर रहे हैं, जो क्रियाएं अपने व्यवहार में ला रहे हैं, तो वो किन परिस्थितियों में थी, जो सिद्धांत जो बनाए गए थे, कोई नियम जो बनाए गए थे, वो किन परिस्थितियों में बनाए गए थे जिनको आज हम यूज कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड होगा वो प्राचीन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मान लीजिए जो पहले टाइम में फ़ोन कैसा छोटा सा फ़ोन आता था, केवल उससे बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास कैसा होता गया। आज टच वाला फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, उसमें कितने सारे फंक्शन हैं, लेकिन फ़ोन तो क्या एकदम से फ़ोन ऐसा बन गया, वो कहीं ना कहीं पीछे से जुड़ा हुआ है ना, प्राचीन टाइम से जुड़ा हुआ है ना। इसके लिए एक लाइन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इस लाइन को आप लोग समझिएगा। ठीक है, आज बीते हुए कल से भिन्न है। अभी जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी अगला जो वीडियो बनेगा वो क्वेश्चंस का ही बनेगा, क्योंकि हमारा पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो करवा दूँगी। ठीक है, यद्यपि आज बीते हुए कल से भिन्न है, यह कल यद्यपि आज बीते हुए कल से भिन्न है। ठीक है, यद्यपि आज बीते हुए कल से भिन्न है, यह बीते हुए कल से बना है। ठीक है, यह बीते हुए कल से बना है। आज तथा कल संभवतः आने वाले कल को प्रभावित करेंगे। ठीक है, आज बीते हुए कल से भिन्न है। जो आज है वो कल से भिन्न है, जो कल गुजर गया वो दूसरा था और जो आज है वो दूसरा है। ठीक है, तो जो आज है, जो प्रेजेंट में है, वो बीते हुए कल से भिन्न है, क्योंकि कल कुछ और था। ठीक है, यह बीते हुए कल से ही बना है, लेकिन जो आज है वो बीते हुए कल से ही तो बना है। यदि जो बीत गया कल वो ना आता तो आज कैसे आता। ठीक है, तो ये बीते हुए कल से ही बना है, और आज तथा कल, जो आज है और कल है, संभवतः आने वाले कल को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन जो ये छोटा सा था, केवल कीपैड वाला, बटन थे इसमें। ठीक है, तो ये क्या आज है। ठीक है, ये कल था। अब जो आज है इसके बाद कैसा आया, इसमें व्हाट्सअप चलने लगा या फेसबुक चलने लगी, व्हाट्सअप नहीं चलता था। ठीक है, तो फिर ये मोबाइल आया। तो इसके बाद जो आज है, ठीक है, प्रेजेंट जो आज है ये बीते हुए कल से भिन्न है ना, कल से तो बेटर है। ठीक है, जो ये प्रेजेंट है ये तो कल से तो बेटर है, लेकिन आज और कल संभवतः आने वाले कल, यह बीते हुए कल से ही तो बना है। ये जो ये बना हुआ है ये कल से ही तो बना हुआ है। यदि ये नहीं होता, ये कीपैड वाला फ़ोन नहीं होता, तो हम इसको आज ये कैसे बनाते, इसमें सुधार कैसे करते। ठीक है, सुधार कुछ ना कुछ तो वर्तमान को समझते हैं ना, सब सुधार किया। इसके बाद आज और कल संभवतः आने वाले कल को प्रभावित करेंगे। तो जो ये फ़ोन होगा और ये फ़ोन होगा, जो भविष्य में जो फ़ोन आएंगे वो इसको प्रभावित करेंगे ना, इससे ही मिलकर तो बनेंगे। तो जो आने वाला फ़ोन होगा वो इससे प्रभावित होगा। ठीक है, जो हम फ़ोन बनेगा आगे चल के वो
इनसे, इनके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा, इनसे प्रभावित होकर ही बनेगा। ठीक है, तो ये प्रभावित होगा इनके आधार पर ही बनेगा। कुछ ना कुछ प्राचीन बैकग्राउंड होता है। यदि आज हम प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे इतिहास से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जो हमारी अतीत की घटनाओं, अतीत के तथ्यों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, वो कहाँ से करते हैं, जब घटनाएं प्राचीन हैं तो हमको जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो वर्तमान की थोड़ी करेंगे, वो भी प्राचीन जगह से ही करेंगे, जिन चीज़ों ने इनको देखा होगा, जिन लोगों ने प्राचीन घटनाओं को देखा होगा या किताबों में जो चीज़ें लिखी मिलेंगी उनके आधार पर ही हम करेंगे ना। ठीक है, पहले एक इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आज हमारा जो पार्ट ए है रिसर्च का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। ये चीज़ हमने आपको बताई ना कि ऐतिहास की चीज़ों को, अतीत की चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, सत्य का ज्ञान होता है, सत्यता का ज्ञान होता है कि वास्तविकता क्या थी। ठीक है, समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसमें विभिन्न पद के, इसमें विभिन्न पद के भूत के संबंध में, भूत के संबंध में नई सूझ पैदा करते हैं, के संबंध में नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान वर्तमान तथा भविष्य से होता है, वर्तमान तथा भविष्य से होता है। ठीक है, वर्तमान तथा भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, जो अतीत की घटनाएं होती हैं उनका हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न पद के भूत के संबंध में, ठीक है, जो चीज़ें अतीत की हैं भूत के संबंध में नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान से होता है कि वर्तमान में चीज़ें कैसी हो सकती हैं, वर्तमान तथा भविष्य से होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसके लिए जो हमें आंकड़े मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इसके दो तरीके के स्रोत होते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत होते हैं और दूसरे द्वितीयक स्रोत होते हैं, जो हमको हमारे रिसर्च के लिए आंकड़े देते हैं या सूचना। आंकड़े किसको कहते हैं कि रिसर्च के लिए, समस्या के लिए, जो हम जिस पर जो समस्या है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सूचनाएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं या जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ठीक है, और यहाँ से जो इतिहास से हमको जो आंकड़े मिलते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो आंकड़े जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें हम कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के प्राथमिक स्रोत होते हैं और द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत में आपका क्या जाएगा, या तो किसी का आंखों देखा वर्णन हो, किसी ने कोई घटना को आंखों से देखा हो। ठीक है, आंखों देखा वर्णन, और फिर आप उससे जाके जानकारी ले लें। ठीक है, और
मूल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, मूल रिकॉर्ड होते हैं, या कोई किताब है, मूल रिकॉर्ड के संबंध में आपकी कोई किताबें आ जाएंगी, पुस्तकें आ जाएंगी, ठीक है, कोई फोटोग्राफ आ जाएगा, ठीक है, फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ के माध्यम से आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, लोक कथाएं हो गई, ठीक है, प्राचीन दस्तावेज हो गए, ठीक है, प्राचीन दस्तावेज हो गए, कलात्मक उपलब्धियां हो गई, ठीक है, मूर्तियां हो गई, मूर्तियों को देखकर, मूर्तियों पर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मूर्ति कैसी गई होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो आपको तथ्य मिलते हैं, जो आपको स्रोत मिलते हैं, प्राथमिक जो आंकड़ा जब आप एकत्र करते हैं, कोई सूचना प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक स्रोत में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है, सिक्के हो गए, कोई अभिलेख हो गए, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा, ठीक है, जो सबसे अच्छा वो माना जाता है कि जो आंकड़ों के लिए, जो आंकड़े इकट्ठे करते, ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो किसको कहते हैं? कोई जो लेखक होता है उसके लेखन को, ठीक है, उसके लेखन को, जो कुशल लेखक के लिखित प्रमाण युक्त लेख को माना जाता है कि कोई जो कुशल लेखक था, जो अच्छा लेखक था, उसने अपने लेख में, ठीक है, अपने लेख में कुछ लिख दिया हो प्राचीन चीज़ों के बारे में, या मान लीजिए हम महात्मा गांधी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, या महात्मा बुद्ध के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई कुशल जो लेखक था उसने अपनी किताब में उनके बारे में जो लिखा हो, ठीक है, तो उसको हम अपने किसमें, रिसर्च के जो आंकड़े होंगे इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन जो प्राथमिक आंकड़ों के रूप में आएंगे आपके मूल रिकॉर्ड आ जाएंगे, घटनाएं आ जाएंगी, ठीक है, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन, फोटोग्राफ, लोक कथाएं, ठीक है। और जो द्वितीयक स्रोत के रूप में आपके जो आएंगे, द्वितीयक स्रोत के रूप में जो आपके आ जाएंगे, इसमें जिन व्यक्तियों ने ना तो घटना को देखा है और ना ही उसमें भाग लिया है, ठीक है, तो वो लोग आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी घटना को ना ही तो देखा है ना उसमें भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखा गया लेख, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी आपकी पुस्तकें या द्वितीयक साधन के रूप में आते हैं, ठीक है। और इसको हमने आपको बताया कि ये एक कैसा अप्रयोगात्मक शोध होता है, क्योंकि स्वतंत्र चरों पर यहाँ परिचालित नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी हम स्थिति में नियंत्रण नहीं रहता है प्रयोगकर्ता का, शोधकर्ता का, इसमें प्रयोगकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जो रिसर्चर होता है उसमें कोई भी इनका नियंत्रण नहीं होता है। जो घटना घट गई है उसमें हम क्या नियंत्रण करेंगे? एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया है पहले टाइम में, तो क्या हम नियंत्रित करेंगे? भाई वो तो हो गया ना, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट का नहीं, प्राचीन हिस्टोरिकल चीज़ों पे रिसर्च होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए जो हमारे आंकड़े आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो द्वितीयक स्रोत में आपका क्या आ जाएगा कि जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना तो घटना को देखा है, ठीक है, और ना वो घटना के बारे में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घटना को नहीं देखा, लेकिन घटना के बारे में वो कुछ जानते हैं। कैसे? मान लीजिए उनको किसी ने बताया है, ठीक है, तो वो जानते हैं, तो वो अपने शब्दों में आपको कोई जानकारी दे दें, ठीक है, या कोई सूचना दे दें। मान लीजिए कोई भी घटना घटी, ठीक है, कोई भी घटना घटी, ठीक है, मान लीजिए कोई भी घटना घटी, ठीक है, तो उसमें गांधी जी थे, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में ऐसा व्यक्ति जिसने ना तो गांधी जी को देखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के बारे में कुछ जानता है। जैसे हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोगों ने गांधी जी को देखा नहीं है, तो हम कोई दूसरा व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है उसको कुछ बता दे गांधी जी के बारे में, या हमने किसी से सुना है, तो ऐसी किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तो हमारा संबंध नहीं होता है, लेकिन हमको उसकी जानकारी होती है और हम वो किसी को जानकारी दे दें, ऐसे व्यक्ति से आप कोई सूचना ले लें, कोई जानकारी ले लें, तो ये कैसे में द्वितीयक शोध के रूप में आ जाती है कि प्रत्यक्ष घटना से संबंध नहीं होता, आंखों देखा विवरण नहीं होता है, लेकिन उसको उसी घटना के संबंध में क्या कोई ना कोई जानकारी होती है, ठीक है। तो ये द्वितीयक स्रोत के रूप में आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हिस्टोरिकल शोध क्या होती है। इसमें जो स्टेप इसके क्या होते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला आंकड़ों का संग्रह करते हैं,
ठीक है। पहला स्टेप होता है आंकड़ों का संग्रह करते हैं कि हमको जो प्राचीन चीज़ों के बारे में, अतीत के बारे में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, महात्मा गांधी पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी हमको जानकारी मिलेगी, जो भी सूचनाएं मिलेंगी, हम उनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आंकड़ों का एनालिसिस करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि वो आंकड़े कितने सही हैं, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, तथ्यों एवं रिपोर्ट देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण, अपने रूप में उनका विश्लेषण कर देंगे, हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट दे देंगे, गांधी जी ऐसे ऐसे थे। यहाँ पे बहुत से लोगों का सोचना होगा कि क्या यहाँ पे हाइपोथेसिस, परिकल्पना नहीं बनाई जाती है। तो परिकल्पना नहीं बनाई जाती है। हमको जो आंकड़े मिले कि गांधी जी एक क्या थे, रूढ़िवादी थे। मान लीजिए हम कहें गांधी जी कैसे थे, रूढ़िवादी थे, तो हमको तथ्यों में मिला कि गांधी जी रूढ़िवादी थे, तो अब हम इनके संबंध में परिकल्पना क्या बनाएंगे, गांधी जी रूढ़िवादी थे या नहीं थे, क्योंकि भाई तथ्य जो कहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही तो हाइपोथेसिस नहीं बनती। हाइपोथेसिस जब बनती है जब हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल रूप में जो हमको आंकड़े वहाँ से मिलेंगे, केवल हमको उन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करनी होती है, इसीलिए हम यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे जो हम, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना रहती है कि हम जिन व्यक्तियों से जानकारी ले रहे हैं, मान लीजिए जो रिपोर्ट दे रहा है और हम आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो रिपोर्ट दे रहा है वो व्यक्ति कैसा होता है, अपनी भाषा, ठीक है, अपनी भाषा में भी दे सकता है कि हमने मान लीजिए किसी से कोई पूछा, गांधी जी के बारे में पूछा, ठीक है, तो वो अपनी भाषा में देगा, और जब हम लिखेंगे उसको तो अपनी भाषा में लिखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखी, जिस व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है गांधी जी के बारे में, ठीक है, उसने हो सकता है वो गांधी जी से उसका कुछ या जात के आधार पर, या मान लीजिए किसी धर्म के आधार पर उसका कुछ वो हो, या मान लीजिए वो हिंदू धर्म का ना हो, ईसाई धर्म का हो, तो वो देखेगा तो वो अपने हिसाब से गांधी जी की अच्छाइयाँ लिख दे, बुराइयों को छोड़ दे, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि बुराइयों को लिख दे, अच्छाइयों को छोड़ दे, तो इसके आधार पर इसमें पक्षपात होने की संभावना होती है, और हम उसी लेख के आधार पर हम डाटा को संकलित करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पक्षपात होने की संभावना होती है। तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च था। तो आज का ये आपका वीडियो पूरा हो गया है, और आपका यूनिट 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके बाद अपना यूनिट 6 का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा